90 के दशक में जब हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल की एंट्री हो रही थी, तो उनको अपने लिए मार्केट क्रिएट करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। उन्होंने सबसे पहली स्ट्रैटेजी अपनाई कि सरकारी हॉस्पिटल के बारे में लोगों के मन में इस तरह की धारणाएं फैलाया गया कि वहाँ पर समस्या होती है, अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं, अच्छी सुविधा नहीं होती है। वैसे भी अगर किसी को अपनी चीज़ बड़ी करके दिखानी है तो किसी न किसी चीज़ को छोटा बताना पड़ता है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल जब आए तो इन्होंने सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल का जो तंत्र था उसको लेकर लोगों के मन में इस तरह की धारणाएं फैलाई कि लोग जो बहुत ही विश्वास के साथ सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे, उसी सरकारी हॉस्पिटल को शक की निगाह से देखने लगे। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के कई फायदे हैं और कई नुकसान भी हैं। नुकसान आप जानते हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। किसी चीज़ की अच्छाई के बारे में अगर बात कर सकते हैं और उससे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं तो ये अच्छी बात है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बुरे नहीं होते हैं, बल्कि आने वाले दिनों में मैं कई सारे ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल की भी चर्चा करूँगा जो फीस ज़रूर लेते हैं, लेकिन जो सर्विसेज है उनकी बहुत ही उम्दा है और वहाँ पर कई तरह के दूसरे बेनिफिट हैं, जैसे गरीब लोगों के लिए निःशुल्क सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधाएं हैं और कई सारे वेलफेयर के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए, जिन लोगों के पास भी आयुष्मान कार्ड है, आप भारत के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कर सकते हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। इसी लिमिट से प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज ले सकते हैं। आपको अगर सरकारी पे विश्वास है तो सरकारी में भी वो आयुष्मान कार्ड चलेगा, लेकिन आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरकारी हॉस्पिटल के फायदे की बात। वैसे तो मैं 10 फायदे बताऊंगा, लेकिन फायदे इससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर सकते हैं। तो पहला फायदा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने का ये है कि आपको कंसल्टेशन निःशुल्क मिलता है। कंसल्टेशन मतलब क्या? आप जब डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो एक फीस देते हैं। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हैं या क्लिनिक में जाते हैं या पॉलीक्लिनिक में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो आप एक फीस देते हैं। आपको सरकारी हॉस्पिटल में वो फीस नहीं देना होता है। दूसरा फायदा, आपको सरकारी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस डॉक्टर का लाभ मिलता है। एक्सपीरियंस क्यों? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जिन डॉक्टरों का सिलेक्शन होता है वो एक लंबे एग्ज़ाम की प्रक्रिया से गुजर के आते हैं। उनको इंटरव्यू देना होता है और कई तरह के टेस्ट होते हैं जो उनके एक्सपीरियंस के बेस पर होते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर का बेनिफिट मिलेगा। तीसरा बेनिफिट, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अगर आपको टेस्ट लिख दिया, तो जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे लैब होते हैं। आप वहाँ पर अपने टेस्ट करवा सकते हैं, जो भी यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, जिस भी तरह के टेस्ट हैं। ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में लैब के टेस्ट फ्री होते हैं। वैसे कुछ टेस्ट के चार्ज भी किए जाते हैं, और मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल की चर्चा मैं कर रहा हूँ, इसमें एम्स को आप हटा दीजिए, एम्स को माइनस कर दीजिए। उसके अलावा जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं आप उसको सबको जोड़ दीजिए इसमें। तो लैब के चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं कुछ हॉस्पिटल में, और इसी से जुड़ी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो मैंने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि किस तरीके से कम चार्जेस में आप सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप मेरे ब्लॉग को जरूर देखिएगा और पढ़ के बताइएगा कि कैसा है ब्लॉग। इसके बाद जो बेनिफिट है उसकी चर्चा करते हैं। अगला बेनिफिट है कि लैब टेस्ट, कंसल्टेशन और एक्सपीरियंस डॉक्टर के अलावा आपको सरकारी हॉस्पिटल में कई सारी दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती हैं। ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में 300 से अधिक दवाइयों की लिस्ट है, और इसमें ऐसा नहीं कि कोई साधारण दवाइयाँ दी जाती हैं, बल्कि कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, गायनी, इन सारे डिपार्टमेंट की दवाइयाँ उपलब्ध होती है जो आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि सरकार के द्वारा ब्रांडेड दवाइयों के लिए अमृत फार्मेसी खोला गया है।
वहाँ का भी आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हर दवाई आपको नहीं मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल में। तो ये जो अमृत फार्मेसी है, इस यहाँ पर बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मिलती है, ब्रांडेड दवाइयाँ मिलती हैं। तो अगर आपके आसपास अमृत फार्मेसी है तो वहीं से दवाई लिया कीजिए। इसके बाद अगला बेनिफिट है कि अगर आपको किसी कारण से सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, मान लीजिए ऐसी कोई समस्या हो गई जिसमें आपको एडमिशन करवाना पड़ा, तो एडमिशन के समय आपको कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। ये हो गया नेक्स्ट बेनिफिट, पांचवा बेनिफिट। छठा बेनिफिट ये है कि अगर किसी कारण से आपको हॉस्पिटल में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो आपको उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियों में चार्ज की जरूरत हो सकती है, अगर आप प्राइवेट फैसिलिटी लेते हैं या नर्सिंग होम जैसी फैसिलिटी लेते हैं तो वहाँ चार्ज देना पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत नॉमिनल है। बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, जहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट ट्रांसप्लांट, डिलीवरी जैसी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क है। सीजेरियन, LSCS जिसको बोलते हैं, वो तक फ्री है। इसके अलावा आपको अगला बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप एडमिट हो गए, ऑपरेशन हो गया, तो आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत पड़ती है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या और लंबे समय तक। उस कंडीशन में आपको बेड दिया जाता है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं किया जाता है। ड्यूरिंग एडमिशन आपको जिन दवाइयों की ज़रूरत होती है जो सरकारी हॉस्पिटल के सप्लाई में आता है, वो भी निःशुल्क मिलता है। इसके अलावा जब तक आप हॉस्पिटल में रहेंगे आपको फूड फ्री मिलेगा, ऑक्सीजन फ्री मिलेगा। अगला बेनिफिट है ब्लड। देखिए, ब्लड डोनेट करना हर व्यक्ति को करना चाहिए, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। आप कभी भी फुर्सत में हैं, 3-6 महीने में अगर हॉस्पिटल के बाहर से जा रहे हैं, किसी ब्लड कैंप के बाहर से जा रहे हैं या ब्लड बैंक के बाहर से जा रहे हैं, 1 यूनिट ब्लड दे दीजिए, किसी न किसी के काम आएगा। इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं। तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जब आप आते हैं तो आपको ब्लड डोनेशन करवाने के लिए ज़रूर कहा जाता है, लेकिन अगर कोई ट्रॉमा में पेशेंट आया है और क्रिटिकल कंडीशन में है तो ब्लड डोनेशन जरूर कराने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इमीडिएट उस पेशेंट को ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। और अब तो ब्लड बैंक का सरकार के द्वारा इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि इंडिया के जितने भी बड़े ब्लड बैंक हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कोई ग्रुप, जिस ग्रुप का ब्लड पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, सपोज उस हॉस्पिटल में नहीं है और दूसरे हॉस्पिटल में है, तो उसको लिया जा सकता है, उसके लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है। अगला बेनिफिट है कि आप ठीक हो गए और आपको घर जाने के लिए एम्बुलेंस की फैसिलिटी चाहिए, तो वो फैसिलिटी भी निःशुल्क है। और डिलीवरी के केस में तो सरकार ने स्पेशल रूल बनाया हुआ है कि अगर कोई डिलीवर्ड पेशेंट फीमेल एम्बुलेंस की मांग करती है तो उसको 100% देना है। दूसरे को तो अवेलेबल होने पर दिया जाएगा, पर डिलीवरी के केस में 100% कंपलसरी है देना, अगर वो डिमांड करती है कि डिलीवरी के बाद पेशेंट को घर तक एम्बुलेंस से छोड़ा जाए। इसके अलावा सरकार के द्वारा कई सारी वेलफेयर की योजनाएं चलती हैं। वेलफेयर की योजनाएं मतलब क्या? आपको सपोज आपके किसी पेशेंट को या कोई भी व्यक्ति जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आए हैं, उनको हार्ट अटैक आया है और उनको स्टंट लगवाने की ज़रूरत है। एक स्टंट सरकारी अगर कॉस्ट की बात करें तो 25 से 30 हज़ार रुपये में लगता है, और किसी कारण से उनके पास पैसा नहीं है, तो बड़े जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर वेलफेयर डिपार्टमेंट है। आप वहाँ जाइए, आप इस बात के कुछ प्रमाण दीजिए कि आप सक्षम नहीं हैं, आप BPL में आते हैं, आप SC/ST में आते हैं, या आप लेबर कार्ड धारी हैं, या आप अपनी मजबूरी बता सकते हैं। सपोज आप कहीं दूसरे स्टेट से आए हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको कुछ पेपर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप ये जमा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा 1-2 चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि आप जिस भी स्टेट के हैं, हर स्टेट का अपना एक भवन है दिल्ली में। जैसे एम्बेसी होता है दूसरी कंट्री में, वैसे ही स्टेट भवन है। अगर कभी आप दिल्ली आए हैं और यहाँ के किसी हॉस्पिटल में आप इलाज करा रहे हैं और आपको कोई क्राइसिस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप अपने स्टेट के भवन में जाइए, वहाँ कमिश्नर बैठते हैं, आप उनसे भी मदद मांग सकते हैं। और बिहार के कई सारे लोग को मैंने 1 लाख रुपए का मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल हेल्प दिलवाया है बिहार भवन के थ्रू।
महाराष्ट्र के भी लोगों को मैंने दिलवाया है, राजस्थान के लोगों को भी दिलवाया है। जो भी आ गए, कोई वैसा परिचित आ गया तो उनको गाइड करके दिलवाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कोष से भी इस से संबंधित कुछ योजनाएं चलती है, उससे संबंधित मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और अंत में मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। सरकारी हॉस्पिटल आपको सुविधा तो देता ही है कई सारी, यहाँ पर आपको इतनी सारी फ्री सर्विसेज मिलती है, उसके अलावा आपको पैसे भी मिलते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, अगर आप वहाँ पर ऑपरेशन करवाते हैं, बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कराते हैं, वो मेल हैं या फीमेल हैं, तो सरकार के द्वारा आपको पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा गायनी डिपार्टमेंट और फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा GSY योजना के अंतर्गत SC, ST, लेबर कार्डधारी और BPL कार्डधारी महिलाओं को भी 600 रुपए की राशि दी जाती है पहले और दूसरे बच्चे के जन्म पर। तो ये सारे बेनिफिट हैं। इसके अलावा भी और कई बेनिफिट हैं जिसकी चर्चा मैं धीरे धीरे करूंगा, बताऊंगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा मेरे वीडियो में कि किस तरह के बेनिफिट हैं। तो अंत में आप सबसे एक निवेदन कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, एक बटन ही तो दबाना है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर देखिएगा कि मैंने अपने ब्लॉग में किस तरह के आर्टिकल लिखे हैं, वहाँ आप अपने सवाल पूछिए, इस वीडियो के नीचे सवाल पूछिए। और बहुत ही जल्दी मैं एक गूगल फॉर्म ले आऊँगा। कुछ लोग कई तरह के सवाल पूछते हैं, उनके कई सारे सवाल होते हैं जो वो मैसेज करके नहीं पूछना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में मैं एक गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा। आप वहाँ पर अपने डिटेल्स भर के मुझ तक अपने सवाल पहुँचा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अलग अलग तरीके से उसके जवाब दे सकूँ। तो जल्दी मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।